एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि 7 दिन पूरा हो गया होता है और आज ही वो लोग ऑक्शन को होल्ड करने वाले होते हैं और फैंग को दिखाते हैं जो कि बाजार में ऐसे घूम रहा होता है। तभी उससे कुछ लोगों की बातें सुनाई देती है जो लोग कह रहे होते हैं कि इस बार फैंग फैमिली सफर करने वाला है, क्योंकि मैंने सुना कि सन फैमिली के एक कोर डिसाइपल 2 स्टोन मास्टर का यूज करके फैंग फैमिली के गैम्बलिंग हाउस को लूटने के लिए चला गया है। सन फैमिली फैंग फैमिली के गैम्बलिंग हाउस में से काफी ज्यादा पैसा कमाकर उन्हीं का ऑक्शन जीतने के बारे में सोच रहा है। उनकी बातें सुनकर फैंग को याद आता है कि वो तो काफी टाइम से गैम्बल किया ही नहीं है, इसलिए वो भी जाने लगता है। दूसरे सीन में फैंग फैमिली के स्टोन हाउस को दिखाते हैं जहां पर सन फैमिली का कोर डिसाइपल अपने 2 मास्टर के साथ गैम्बल कर रहा होता है और उसका मास्टर कहता है कि यहाँ का सभी स्टोन बेकार है, चलो दूसरी तरफ चलते हैं। लेकिन तभी वहां पर फैंग आकर उनसे कहता है क्या तुम अंधे हो। ये सुनकर वो मास्टर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम क्या बोल रहे हो, जरा फिर से बोलना। तो सन जिनरेन यानी कि वही कोर डिसाइपल उससे कहता है फालतू की बातें मत करो, ये दोनों मास्टर है। फैंग उससे कहता है कि मुझे सच में ऐसा लगता है कि यहाँ के स्टोन में काफी ज्यादा ट्रेजर छुपा हुआ है, क्या तुम में बेट करने की हिम्मत है, क्यों ना 1 लाख स्पिरिट क्रिस्टल को बेट करते हैं। उतना ज्यादा क्रिस्टल सुनकर वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बेट कर लेते हैं। तभी फैंग एक स्टोन को लेकर उसे खोलने के लिए तैयार होने लगता है। वो देखकर एक मास्टर सन जिनरेन से कहते हैं कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, उस स्टोन में से कुछ भी नहीं निकलेगा। वहीं पर फैंग उसे खोलना स्टार्ट कर दिया होता है, जिससे देखकर सन जिनरेन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उससे पूरा विश्वास होता है कि वही जीतेगा। लेकिन जब वो स्टोन पूरी तरह से खुल जाता है तो उसमें से ब्लैक क्रिस्टल निकलता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। दूसरी तरफ में सन जिनरेन को नहीं पता होता कि ब्लैक क्रिस्टल क्या होता है, इसलिए वो अपने मास्टर से पूछता है। उसका मास्टर भी काफी ज्यादा हैरानी से बताता है कि ब्लैक क्रिस्टल सेक्रेट ट्रेजर होता है जिसका यूज करके साइकिक वेपन बनाया जाता है। वो सुनकर सन जिनरेन भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी फैंग उससे कहता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग ये टेस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं जीत गया हूँ, इसलिए बेट के अकॉर्डिंग 1 लाख क्रिस्टल मुझे दे दो। अपना हार से सन जिनरेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और फिर से बेट करने के लिए कहने लगता है। लेकिन फैंग उससे कहता है मैं बेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरा जीता हुआ 1 लाख क्रिस्टल दे दो, नहीं तो तुम पर दोबारा विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर सन जिनरेन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है। वो देखकर फैंग उससे और ज्यादा प्रोवोक करते हुए कहने लगा होता है कि सन फैमिली का डिग्निफाइड डिसाइपल होने के बावजूद भी अब ये मत कहने कि तुम्हारे पास 1 लाख क्रिस्टल भी नहीं है। अब तो वो सब सुनकर सन जिनरेन काफी ज्यादा ह्यूमिलेट हो गया होता है, इसलिए वो उसके बदले में अपने स्टोरेज रिंग देकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है और अब उनका ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, जिसमें पहला आइटम हेवन लेवल का मार्शल आर्ट स्किल बुक होता है जो कि सेंट झांतियांग से रिलेटेड होता है। तभी उसका बिडिंग स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग उसके लिए बिड करना स्टार्ट कर दिए होते हैं। लेकिन तभी फैंग 20 मिलियन क्रिस्टल बिड कर देता है। उतना ज्यादा सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा बिड कर दिया होता है। दूसरे तरफ में एक रूम में फैंग फैमिली का पैसेज होता है, जिससे उसका सर्वेंट पूछता है कि क्या आप भी बिड करना चाहते हैं। झांतियांग उससे कहते हैं कि वो पहले बिड कर लिया है, इसलिए मैं इसे इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तभी वो स्किल बुक का फैंग 20 मिलियन में जीत जाता है और सोचता है कि मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुझे घाटे का सौदा हुआ है। अब ऑक्शन का आखिरी और फाइनल आइटम का बारी आ गया होता है और वो वही 7 कलर वाला फ्रूट होता है, जिससे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगे होते हैं और उसे जीतने के लिए अपना घर बार भी बेचने के बारे में कहने लगे होते हैं। लेकिन तभी होस्ट कहते हैं कि इस फ्रूट के बारे में सभी लोग तो जानते ही होंगे, इसीलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये बोलकर वो लोगों को बिड करने के लिए कह देता है, इसीलिए सभी लोग बिडिंग स्टार्ट कर देते हैं और वीआईपी रूम में से फैंग फैमिली का पैकेज भी बिड को बढ़ाते ही जा रहा होता है। बिड को बढ़ाने के बाद ग्रेट एल्डर उससे पूछ लेता है कि क्या हम लोग इसी तरह से बिड को बढ़ाते रहें। पैकेज कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उससे हार नहीं सकते हैं। लेकिन तभी एक दूसरा वीआईपी रूम वाला सबसे ज्यादा बोली लगा देता है, जिसके बाद आगे कोई भी और लगा ही नहीं पाता है और वो बंदा उसे जीत जाता है। वो देखकर पैकेज कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली उसका बिडिंग पावर काफी ज्यादा था। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आपके हिसाब से क्या वीआईपी रूम नंबर 3 में वही होगा। वो कहते हैं हाँ, वो एक लाइट अलायंस के मेंबर है। अगले महीने में ग्रेस फेस्टिवल होगा, उस वक्त लाइट अलायंस हमारे फैमिली को चैलेंज करेगा। पहले तो मुझे नहीं लगा था कि हम लोग जीतेंगे, लेकिन अब फैंग हाउ के कारण हमारे पास जीतने का एक चांस है। उसकी बातें सुनकर ग्रेट एल्डर कहता है कि हमारे पास फैंग छाओ भी तो है ना, वो एम्परर शांगचेंग का रीइंकार्नेशन है और वो सिर्फ 25 साल का ही है, लेकिन फैंग फैमिली के यंगर जनरेशन का फर्स्ट मेंबर बन गया है। मुझे लगता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो अकेले ही 10 मैच जीत जाएगा। पैट्रियट कहते हैं कि वो भी सेक्युलेशन में है और अगले रिलम में ब्रेक थ्रू कर रहा है। अगर उसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाता है तो उसका मेरिडियन डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हालांकि फैंग हाउ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसका रिलम के हिसाब से वो अभी भी बाकियों से काफी दूर है। पैट्रियट कहते हैं कोई बात नहीं, चलो बाकी के 9 कोर डिसाइपल को चुनकर फैंग हाउ को ज्वाइन करवा देते हैं। और वैसे भी अब जबकि एम्परर आर्मी लौट आया है तो मुझे नहीं लगता कि हारने जीतने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। ग्रेट एल्डर कहते हैं लेकिन फिर भी अगर लाइट अलायंस वाले अटैक कर देते हैं तो एम्परर आर्मी को गार्ड कौन करेगा और उनसे फाइट कौन करेगा। वैसे भी मैं काफी ज्यादा बुढ़ा हो गया हूँ।
फैशेज उससे कहते हैं कि मैंने सुना कि थर्ड एल्डर के पास कुछ ऐसा ट्रेजर है जो कि उम्र को बढ़ा सकता है, अगर आप उसे खा लेते हैं तो आराम से 100 सालों तक और जी लेंगे। वो सुनकर ग्रेट एल्डर काफ़ी ज़्यादा हैरानी और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसके बारे में पूछने लगता है। फैशेज कहते हैं कि मैं उस वक्त ऑलरेडी थर्ड एल्डर से पूछ लिया था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ भी बताने से मना कर दिया है, इसलिए मैं फिर से नहीं पूछ सकता हूँ। पहले सामने वाले प्रॉब्लम से निपटते हैं, फिर उसके बारे में पूछेंगे। आप जाकर पूरे क्लान को बता दीजिए कि बिना किसी जरूरी काम से बेस को हमको छोड़कर जाना अलाउ नहीं है। अगर कोई डिजास्टर आ जाता तो जल्दी से एम्परर यून रिलम में जाकर छिप जाए। इसके 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग थर्ड एल्डर को बता रहा होता है कि वो डिवाइन के पीक में पहुंच गया है। उसकी बातें सुनकर थर्ड एल्डर उसे बताते हैं कि कल ग्रेस फेस्टिवल है और मैंने सुना कि लाइट अलायंस वाले काफी ज्यादा पैसा पानी की तरफ बहाकर काफी सारे जीनियसेस को रिक्रूट कर लिया है। क्या तुम श्योर हो कि तुम उन्हें हरा दोगे ना? फैंग हाउ कहता है कि आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जरूर जीतूंगा। ये बोलकर वो कहता है मुझे शक है कि लाइट अलायंस का गोल सिर्फ कंपटीशन को जीतना नहीं है, बल्कि वो लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वान फैमिली को और ब्रदर लिन होई को बेस कैंप में सेटल डाउन कर दीजिए। वो कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं कर दूंगा। इसके बाद ग्रेस फेस्टिवल वाले दिन को दिखाते हैं जहाँ पर लाइट अलायंस वाले लोग काफी अच्छा भाषण देते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उनमें से उनका लीडर आकर फैंग फैमिली को चैलेंज करते हुए कहता है कि अगर फाइट करने की हिम्मत है तो बाहर निकलो। वो सुनकर फैंग फैशेज कहते हैं कि तुम तो सच में हमें चैलेंज करने के लिए आ गए हो। जब से हमारा फैंग फैमिली यहाँ पर स्टेबलाइज हुआ है, किसी का भी हमें ऐसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुआ है। ये बोलकर वो अपने लोगों से कहते हैं कि तुम लोग फैंग फैमिली का जीनियस हो, इसलिए पहले कौन फाइट करना चाहेगा। सभी लोग कहने लगे होते हैं कि पहले मैं जाऊंगा, लेकिन वो उन सभी लोगों की बातों को इग्नोर करके फैशेज फैंग हाउ को फाइट करने के लिए भेज देता है। उसे फाइट करने के लिए आता देखकर सभी लोग, जो लोग तमाशबीन बने होते हैं, कहने लगे होते हैं कि वो तो सिर्फ डिवाइन के पीक लेवल पर है और उसके पास तो कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं। लगता है कि फैंग फैमिली पहली हार मान लिया है, इसलिए वो उसे भेज रहा है। दूसरी तरफ में फैंग को देखकर सन जिन रेन भी उसकी तरफ इशारा करके कहने लगा होता है कि ये वही है जो कि मुझे ऑफेंड कर दिया है, वो आज नहीं बचेगा। दूर से वो से बेमिंग का होलिसन भी देखकर लांचे वाले से कह रहा होता है कि अब तुम्हारा बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम ऑलरेडी मार्शल किंग रिले में ब्रेक थ्रू कर लिए हो और वो तो सिर्फ डिवाइन के पीक लेवल पर ही है, इसलिए उसका हारना तो तय है। वो कहता है कि मैं जरूर उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करके खत्म करूंगा। उनकी बातें सुनकर फैशेज उससे पूछ लेता है कि क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है उसे हराने के लिए। फैंग हाउ कहता है हाँ ऑफकोर्स है, इसलिए वो उसे भेज देता है। और फैंग हाउ का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि शू यानी कि लांचा को होलिसन होता है। शू यू फैंग हाउस से कहते हैं कि इस पर तुम्हें कोई भी नहीं बचाने वाला है, लेकिन अगर तुम अपने घुटने के बल आकर मुझसे दया की भीख मांगोगे तो मैं कुछ सोच सकूंगा। फैंग हाउस उससे कहते हैं ये पहली बार नहीं है कि जब तुम इतना बड़ा डेंगी हाँक रहे हो, लेकिन मेरा लेवल तुमसे कम होने के बावजूद भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। उसका ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना सन गुड बॉडी का पावर का यूज करने लगा होता है और यूज करके वो उस पर अटैक कर देता है। उसे काउंटर करने के लिए फैंग अपने क्लीम आर्म और थंडर स्ट्राइक का यूज करके उसके अटैक को खत्म कर देता है, जो देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगे होते हैं कि फैंग फैमिली इतना कमजोर नहीं है जितना हमने सोचा था। वहीं पर बैटलफील्ड में शू यू उससे कहता है कि हालांकि तुमने मेरे उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिए हो, लेकिन फिर भी तुम ज्यादा एरोगेंट मत बनो, मेरे पास और भी काफी सारा टेक्निक है। ये बोलकर वो फिर से अपने दूसरे टेक्निक से हमला कर देता है। उसे काउंटर करने के लिए फैंग अपना डिफेंसिव स्किल का यूज करता है, जिससे उसका फ्लेम चारों तरफ से होने के बावजूद भी फैंग को कुछ भी नहीं होता है। और जब उसका अटैक खत्म हो जाता है तब फैंग उससे कहता है कि अगर ज्यादा मजे कर लिए हो तो अब मेरा अटैक से बचकर दिखाओ। ये बोलकर वो अपना थंडर स्ट्राइक से हमला करने के लिए चला जाता है। उससे काउंटर करने के लिए शू यू भी अपना काफी ज्यादा पावरफुल पंच टेक्निक से हमला कर देता है, जिससे वहां पर काफी जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन उससे वो खुद ही दूर फेंका जाता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर मेरा सन फिस्ट इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक हो गया है। वहीं पर वो देखकर फैंग सोचता है कि सिर्फ कुछ ही महीने में मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ, शायद मेरा ये पावर देखने के बाद अब वो ज्यादा एरोगेंट नहीं होगा। वहीं पर वो सब देखकर लोगों को सिर्फ विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उससे कम लेवल वाला और बिना एट्रीब्यूट वाला भी उसे हरा सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि जरूर फैंग हाउ के पास एम्परर का ब्लड लाइन होगा, इसलिए वो ऐसा कर सकता है। दूसरी तरफ में खुद को हारता देखकर शू यू काफी ज्यादा पगलाने लगा होता है कि तुम्हारे जैसा गार्बेज से मैं हार नहीं सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना सन गॉड पावर का असली पावर का यूज करने लगा होता है और वो उस पर काफी भयानक जानलेवा हमला कर देता है। उससे काउंटर करने के लिए फैंग अपना साइकिक सोर्ड को निकालकर कहता है कि सन गॉड बॉडी के कारण तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो रहे थे। ये बोलकर वो अपना सोर्ड का पावर का यूज करके उसका फाइनल अटैक को काफी आसानी से खत्म कर देता है, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखकर लाइट अलायंस का लीडर अपने अगले बंदे से कहता है कि वो एम्परर ब्लड लाइन वाला बॉडी है, इसलिए तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है। वो कहता है हाँ मुझे पता है। वहीं पर नीचे शू यू को दिखाते हैं जिसका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और वो काफी ज्यादा हैरानी से और काफी ज्यादा अविश्वास से कह रहा होता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम मेरा सन गॉड बॉडी के पावर को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। फैंग कहता है कि लक हमेशा तुम्हारे साइड में नहीं हो सकता है, इस बार लक मेरे साइड में है, तो क्या अब तुम मुझसे दया की भीख मांगने के लिए तैयार हो। लेकिन शू यू अभी भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे जैसे गार्बेज से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। ये बोलकर वो
अपना सन गॉड बॉडी वाला ब्लड लाइन को जलाकर कुछ टाइम के लिए अपना ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। उसका ये बेवकूफ़ी देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि गॉड का ब्लड लाइन दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता है। अगर उसका सभी ब्लड खत्म हो जाता है तो वो गॉड के पावर को कंट्रोल करने का क्वालिफिकेशन को खो देगा और मारा जाएगा। वहीं पर शुयू को दिखाते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा पगला गया होता है और उस पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसी के साथ यही प्रेस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।